वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव और आज का लेसन है स्पेसिएशन के रिगार्डिंग। स्पेसिएशन जिसको अगर एक टर्म में हम डिफाइन करना चाहें, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज यानी कि एक ऐसी स्पीसीज जिसका जेनेटिक मेकअप प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से डिफरेंट है, या कहें एक रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो जेनेटिकली इंडिपेंडेंट है कैन बी कंसिडर्ड एज स्पेसिएशन। ठीक है, सो स्पेसिएशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्पीसीज को समझते हैं। स्पीसीज एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसमें जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप होगा, यानी कि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप है, मतलब वो किसी दूसरे सिमिलर ग्रुप के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ ही इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप जिसमें हमारे इंडिविजुअल पोटेंशियली और एक्चुअली इंटरब्रीड कर सकते हैं अमंग देमसेल्व्स, लेकिन वो ऐसे ही किसी दूसरे ग्रुप से जेनेटिकली आइसोलेटेड होंगे। यानी कि स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें जेनेटिकली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन इंटरब्रीड विद देमसेल्व्स। ठीक है, और ऐसे ही एक नए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन, चाहे उसका रीजन कोई भी क्यों ना हो, is considered as speciation. But of course speciation take a lot of time. Speciation with the course of evolution आपका conduct होता है, और speciation conduct होने के multiple ways हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम major two ways की बात करें तो speciation की conduction के लिए mainly दो reason responsible होंगे। पहला, या तो आपकी एग्जिस्टिंग स्पीसीज यानी कि आपका पेरेंट स्पीसीज उसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुए और विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन नए कैरेक्टर को अडेप्ट करने की वजह से उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए कि वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया और एक नई स्पीसीज का उसने फॉर्मेशन करा। ठीक है, सो द वन वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओल्ड स्पीसीज इनटू न्यू स्पीसीज ओवर टाइम। एक रीजन तो आपका ये हो सकता है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरी कंडीशन में हमारे पास जो पेरेंट स्पीसीज होगा, जो हमारा नेटिव स्पीसीज है या ओरिजिनल स्पीसीज है, वो स्प्लिट अप होके बहुत सारे स्पीसीज के अंदर अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डिवाइड हो जाता है, और ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन विद द टाइम, तो वो एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं आगे जाके। ठीक है, ताकि वो बेटर वे में चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर सके। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डिस्कस कि स्पेसिएशन के कंडक्शन के लिए दो मेन रीजन हो सकते हैं, दो मेन वेज हो सकते हैं। पहला, या तो हमारी एग्जिस्टिंग स्पीसीज ही नए कैरेक्टर को अडेप्ट करे और वो एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर ले ताकि चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में वो बेटर वे में सरवाइव कर सके, है ना। दूसरा रीजन हो सकता है कि हमारी जो मेन पॉपुलेशन है उसका लार्ज साइज है और वो छोटी छोटी दूसरी स्पीसीज में डिवाइड हो गई और उसने विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन उसके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जनरेट हुआ और हमारे पास एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि वहां पे स्पेसिएशन हो रहा है और एग्जिस्टिंग स्पीसीज से ही नई स्पीसीज का, मल्टीपल स्पीसीज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। बट ऑफ कोर्स इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो स्पेसिएशन के कॉज और रीजंस की अगर हम बात करें तो मल्टीपल रीजन है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट, उसमें कोई भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं। बट द मेन एंड अल्टीमेट रीजन इज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। कोई भी स्पीसीज तब नई स्पीसीज बनेगी जब वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाए प्री एग्जिस्टिंग वन से। इसीलिए चाहे रीजन आपका कोई भी हो, लास्ट में उसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बाद ही स्पेसिएशन का फॉर्मेशन होता है, या कहीं एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। So the major causes of speciation is, first one is natural selection. नेचुरल सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपने अगर चार्ल्स डार्विन का थ्योरी भी पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग हमारा एनवायरनमेंट क्योंकि डायनामिक इन नेचर है और हर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की अपने अंदर कुछ वेरिएशंस होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म को चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से बेटर वे में अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुली अपने आप को चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है
उस ऑर्गेनिज्म को नेचर सिलेक्ट कर लेती है और इसी सिलेक्शन की वजह से सम टाइम उन एडवांटेजेस कैरेक्टर्स की वजह से वो ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई होके आगे जाके एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेता है, या कहें तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, दूसरा रीजन है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसा रीजन है जिसमें एक्चुअल में होता क्या है। जेनेटिक ड्रिफ्ट को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, अगर मैं जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिफाइन करना चाहूं तो देखो टर्म समझिए जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब ड्रिफ्ट का मतलब सिंपली कोई चेंजेस आ रहे हैं, और जेनेटिक का मतलब जेनेटिक लेवल पर यानी कि जीन की फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई चेंज आ रहा है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का सिंपली मतलब क्या है, change in the allelic frequency in a population as a result of sampling error। सैम्पलिंग एरर की वजह से किसी पॉपुलेशन के अंदर उसकी एलेलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजेस आना, वो हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कंसिडर करते हैं। सो समटाइम जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, इवोल्यूशन हो जाता है, और उसी इवोल्यूशन की वजह से कई बार एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन भी हो जाती है। ठीक है, थर्ड रीजन इज माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज। ऑल वी नो दैट कि स्पीसीज समटाइम चाहे फूड की सर्च में चाहे मेट की सर्च में वो माइग्रेट करती है। माइग्रेशन का मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज जब एक पॉपुलेशन की माइग्रेट कर जाए यानी कि मूव कर जाए एक ज्योग्राफिकल रीजन से दूसरे ज्योग्राफिकल रीजन में, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी ड्यू टू माइग्रेशन की वजह से जीन फ्लो में रिडक्शन आ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी स्पेसिएशन हो जाता है ना। तो माइग्रेशन कैन बी कोज स्पेसिएशन। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन की वजह से भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कॉज हो जाएगा, या ज्योग्राफिकल आइसोलेशन अगर कॉज होगा तो रिडक्शन इन जीन फ्लो हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट कैन बी पॉसिबल कि आपके विद द कोर्स ऑफ टाइम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कॉज हो जाए और उसकी वजह से एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट रीजन है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एंड आपको पता है कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि समटाइम म्यूटेशन से विद इन जनरेशंस के अंदर ही हमारे पास एक कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे पेरेंट वन में नहीं होते। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से भी जेनेटिक लेवल पर कुछ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन का सिंपली मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस सडन स्पॉन्टेनियस चेंज, स्पॉन्टेनियस हेरिटेबल म्यूटेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस हेरिटेबल चेंज को हम लोग म्यूटेशन कंसिडर करते हैं, और समटाइम म्यूटेशन कुछ इस एक्सटेंट तक होती है कि उनकी वजह से एक नया रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेचुरल कॉजेज। बहुत सारे नेचुरल कॉजेज हैं जिनकी वजह से भी स्पेसिएशन हो सकता है। नेचुरल कॉज इन द सेंस कि कुछ नेचुरल कॉजेज ऐसे हुए जिनकी वजह से ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आ गया, और इन द लास्ट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के बाद रिडक्शन इन जीन फ्लो हुआ और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, तो ऑफ कोर्स तो भी हमारा स्पेसिएशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट होगा रिडक्शन ऑफ जीन फ्लो, क्योंकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से पहले जीन फ्लो में रिडक्शन होता ही होता है। जब रिडक्शन ऑफ जीन फ्लो हो जाए तभी हमारा एक नया स्पीसीज जेनेटिकली इंडिपेंडेंट बन पाता है। तो ये हमारे कुछ मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है आपकी नेचुरल कंडीशन के अंदर। अब हम समझते हैं एक्चुअल में स्पेसिएशन होता कैसे है। तो देखिए, अगर हम स्पेसिएशन की प्रोसेस को डिवाइड करना चाहें तो मेजरली हमारे पास 3 स्टेप का ये प्रोसेस होता है। 3 स्टेप की प्रोसेस में स्पेसिएशन आपका कंडक्ट होता है। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, सिंगल पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी है हमारे पास। ठीक है, मतलब इन द फर्स्ट कंडीशन आपके पास एक पॉपुलेशन है। ठीक है, इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए एक रीजन था, उस रीजन के अंदर कोई स्पीसीज हमारी एग्जिस्ट थी। ठीक है, उस स्पीसीज के अंदर किसी भी तरीके का ना रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन था, ना कोई फिजिकल बैरियर, या हमें किसी भी तरीके का बैरियर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि वो स्पीसीज आराम से वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर रहे थे, आराम से वो सर्वाइव कर रहे थे। ठीक है, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है, कुछ फिजिकल बैरियर की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। इन फिजिकल बैरियर की वजह से इस पॉपुलेशन के कुछ ऑर्गेनिज्म आपके सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि पॉपुलेशन स्प्लिट अप हो गई 2 पार्ट के अंदर। अब पॉपुलेशन स्प्लिट अप हो गई 2 पार्ट में, तो एज अ स्प्लिटिंग ऑफ दिस पॉपुलेशन ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ग्रुप ए और हमारा ग्रुप बी, दोनों एक दूसरे के साथ अब इंटरब्रीड नहीं कर सकते।
एंड ऑफ कोर्स ग्रुप ए के ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ जीन फ्लो हो रहा है, और रिडक्शन ऑफ जीन फ्लो के बाद विद द कोर्स ऑफ टाइम ऐसा देखा जाता है कि ये दोनों ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि अब उनका निश भी तो चेंज हो गया है। अब इन ऑर्गेनिज्म के अंदर ना केवल यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जनरेट होगा बल्कि इनका निश भी चेंज हो गया है, इसीलिए इनके अंदर नए वेरिएशंस आ जाते हैं। और विद द कोर्स ऑफ टाइम इवन अगर इनका फिजिकल बैरियर एक्सटिंक्ट भी हो जाता है तब भी हम क्या देखते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऐसे वेरिएशन आ चुके हैं जो इन्हें जेनेटिकली इंडिपेंडेंट स्पीसीज बनाते हैं, जो इनकी ब्रीडिंग होने नहीं देते। ठीक है, सो अगर हम डिवाइड करें स्पेसिएशन की प्रोसेस को तो हम 3 स्टेप इसमें देख सकते हैं। एक पहला स्टेप जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले स्टेप में कोई भी बैरियर आएगा, एक ऐसा बैरियर, ये बैरियर आपका फिजिकल बैरियर हो सकता है, ये बैरियर आपका रिप्रोडक्टिव बैरियर हो सकता है, किसी भी तरीके का बैरियर जो एक लार्ज पॉपुलेशन का स्प्लिटिंग करा दे, एक लार्ज पॉपुलेशन को स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर दे। तो पहला होगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ अ रिप्रोडक्टिव बैरियर। ठीक है, इस चीज को हम यहीं से देखते हैं। यस, डेवलपमेंट ऑफ अ रिप्रोडक्टिव बैरियर, राइट, ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव बैरियर का फॉर्मेशन। दूसरा स्टेप क्या होगा कि उस रिप्रोडक्टिव बैरियर की वजह से यहां पर जीन फ्लो का रुक जाना, यानी कि रिडक्शन इन जीन फ्लो। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा? रिडक्शन इन जीन फ्लो। ठीक है, और थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि रिडक्शन इन जीन फ्लो की वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का कॉज होना और एज अ रिजल्ट हमारा न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन। तो 3 स्टेप हमने कहा, पहला रिप्रोडक्टिव बैरियर का फॉर्मेशन, दूसरा जीन फ्लो में रिडक्शन आना और तीसरा स्पेसिएशन। ठीक है, अब आपका चाहे स्पेसिएशन एलोपैट्रिक हो, पैरापैट्रिक हो, पैरी हो या सिम्पैट्रिक हो, चारों ही टाइप में आपको ये 3 मेजर स्टेप तो देखने को ही मिलेंगे। पहला रिप्रोडक्टिव बैरियर, दूसरा रिडक्शन इन जीन फ्लो और तीसरा हमारा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, एज अ रिजल्ट स्पेसिएशन विल अकर। ठीक है, तो ये हमारा स्पेसिएशन के मेजर स्टेप है कि स्पेसिएशन के अकरेंस के लिए मेनली 4 स्टेप होंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव बैरियर आएगा, फिर सेपरेट हो जाएंगी हमारी पॉपुलेशन और उसके बाद न्यू स्पीसीज कैन नो लॉन्गर इंटरब्रीड इफ बैरियर डिसअपीयर एंड दे बिकम सिम्पैट्रिक, यानी कि इवन वो एक अगर नेटिव प्लेस में भी रहती है स्टिल दे कांट इवन ब्रीड, क्योंकि अब वो जेनेटिकली इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं। ठीक है, अब इसके मोड ऑफ स्पेसिएशन की बात करते हैं, टाइप ऑफ स्पेसिएशन की बात करते हैं। तो स्पेसिएशन मेजरली 3 टाइप का होता है, बट उसमें एक सब टाइप भी इंक्लूड होता है। तो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे 4 टाइप कंसिडर करके चलेंगे। फर्स्ट वन इज एलोपैट्रिक। ठीक है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को समझने से पहले एज आई ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूं कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन हम पहले किसी भी टर्म को समझते हैं। ठीक है, हम किसी भी चीज को समझने से पहले बायोलॉजी के अंदर हमें उस टर्म का सिंपल एक मीनिंग समझना होता है। तो एलोपैट्रिक का मतलब होता है स्पेसिएशन हो रहा है लेकिन एलोपैट्रिक, यानी एलो का मतलब है डिफरेंट, पैट्रिक का मतलब पेरेंट का लैंड, जहां पे आपका ऑलरेडी जो पेरेंट स्पीसीज है एग्जिस्ट कर रहा था उस पेरेंट स्पीसीज से डिफरेंट स्पीसीज के अंदर, सॉरी डिफरेंट प्लेस के अंदर आपका स्पेसिएशन हो रहा है। तो हम ऐसी कंडीशन को कहेंगे एलोपैट्रिक, मतलब डिफरेंट पैट्रिक है, डिफरेंट लोकेशन है, यानी कि जो 2 स्पीसीज हमारी नई बनी है, एक एग्जिस्टिंग स्पीसीज है और एक हमारा नया स्पीसीज है, उनका एलो यानी कि डिफरेंट प्लेस है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, मान लीजिए मेरा ये स्पीसीज है, ये मेरा एग्जिस्टिंग स्पीसीज है, जो ए स्पीसीज है दिस वन इज एग्जिस्टिंग स्पीसीज, और इस एग्जिस्टिंग स्पीसीज से मेरा एक नया स्पीसीज बना है जिसे मैं कहूंगी बी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इनमें इन दोनों का जो प्लेस है वो अलग अलग है, दोनों अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया को ऑक्युपाई किया हुआ है और इनके बीच में यानी कि एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन का यहाँ पे रीजन क्या है? एक ज्योग्राफिकल बैरियर, यानी आपकी प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज के बीच में जब एक ज्योग्राफिकल बैरियर आता है, एक लार्ज पॉपुलेशन था इनिशियल स्टेज पे, उसमें एक ज्योग्राफिकल बैरियर कॉज हुआ, उस ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से ये 2 पार्ट हमारे नए बन गए, ए और बी।
लेकिन ये ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से एक दूसरे के साथ मीट नहीं कर पाए, जिससे क्या हुआ, सेकेंड स्टेप याद कीजिए, स्पेसिएशन का सेकेंड स्टेप क्या हुआ, रिडक्शन इन जीन फ्लो, और थर्ड स्टेप जैसे ही रिडक्शन इन जीन फ्लो होगा इनका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा और विद द कोर्स ऑफ टाइम स्पेसिएशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा स्टेप समझते हैं, दूसरा टाइप समझते हैं, पैरापैट्रिक। पैरा का मतलब होता है सेम, सॉरी पैरा का मतलब होता है यहाँ पे सेम नहीं कहेंगे क्योंकि सेम पैट्रिक के अंदर हमारे पास सेम प्लेस होता है। पैरा का मतलब है कि यहाँ पर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तो होगा लेकिन ज्योग्राफिकल बैरियर कुछ इस तरीके से है कि एग्जिस्टिंग स्पीसीज के साथ नई स्पीसीज कंप्लीटली अलग नहीं होती, पार्शियली यहाँ पे अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में समझिए, ये जो ए स्पीसीज है ये हमारा एग्जिस्टिंग स्पीसीज है जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। बी स्पीसीज वो नया स्पीसीज है, सॉरी यस जो हमारा बी स्पीसीज है ये नया स्पीसीज है जो फॉर्म हुआ है। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों ही स्पीसीज एक दूसरे से कंप्लीटली अलग नहीं है, पार्शियली अलग है। तो इस पार्शियल आइसोलेशन की वजह से इनके बीच में एक हाइब्रिड जोन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में हमारी नई स्पीसीज प्रोड्यूस होंगी, किस वजह से प्रोड्यूस होंगी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से एंड अ स्लाइटली ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एज वेल, एज अ रिजल्ट इनके बीच में एक हाइब्रिड जोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। थर्ड वन है सिम्पैट्रिक। सिम का मतलब होता है सेम, यानी कि सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में किसी भी तरीके से कोई भी फिजिकल बैरियर कोज नहीं होता, कोई भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब उसी प्लेस के ऊपर, उसी ज्योग्राफिकल एरिया में हमारा एग्जिस्टिंग स्पीसीज, जो हमारा पेरेंट स्पीसीज था वो भी एग्जिस्ट करेगा और उसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो नया स्पीसीज है वो भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप थोड़ा सा सोचें कि हमारा नया स्पीसीज बना कैसे, तो ऑफ कोर्स इस कंडीशन में कोई रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो कोर्स हुआ है लेकिन कोई भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं है। तो यहाँ पर जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज द मेजर कॉज ऑफ स्पेसिएशन, ठीक है। फिर एक और सब टाइप होता है जिसे हम कहते हैं पैरीपैट्रिक स्पेसिएशन। पैरीपैट्रिक स्पेसिएशन सिंपली एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का ही टाइप होता है, बट एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में कंप्लीट आइसोलेशन हो जाता है दोनों स्पीसीज का, लेकिन पैरीपैट्रिक में कंप्लीट आइसोलेशन ना होके यहाँ पे आइसोलेशन कुछ इस तरीके से होता है कि नई स्पीसीज हमारी एग्जिस्टिंग स्पीसीज की पेरिफेरी पर ही बन जाती। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में जो मेजर कॉज था वो था ज्योग्राफिकल बैरियर, पर पैरीपैट्रिक स्पेसिएशन के अंदर ज्योग्राफिकल बैरियर के साथ साथ जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बराबर का काम करता है, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी एलेलिक फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन हो जाता है ना, सैंपलिंग एरर आ जाता है। तो यहाँ पर पैरीपैट्रिक में मेजर कॉज क्या है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एज वेल एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। पैरापैट्रिक के अंदर मेनली यहाँ पे पार्शियल स्पेशल आइसोलेशन की वजह से स्पेसिएशन होता है और सिम्पैट्रिक में जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से नया स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। अब इनको वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन अभी इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमारे पास इनिशियल टाइम पे ओरिजिनल पॉपुलेशन होता है, उस ओरिजिनल पॉपुलेशन में ज्योग्राफिकल बैरियर आएगा, उस ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से वो स्प्लिट अप हो जाती है दो पार्ट में, और दो पार्ट में स्प्लिट अप हो जाने की वजह से इनकी रिडक्शन ऑफ जीन फ्लो होगा, और रिडक्शन ऑफ जीन फ्लो के बाद कुछ इनके अंदर नए वेरिएशंस आएंगे, नए मॉडिफिकेशन आएंगे, और विद द कोर्स ऑफ टाइम ये दोनों स्पीसीज जेनेटिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, और इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस जेनेटिक बैरियर दे कांट इवन इंटरब्रीड, यानी कि इतना इनके अंदर चेंजेस आ जाता है कि इवन अगर आपका जेनेटिक बैरियर, सॉरी ज्योग्राफिक बैरियर आपका रिमूव भी हो जाए, देन भी वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते, यानी कि एक नया स्पीसीज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन जिसमें ओरिजिनल पॉपुलेशन डिवाइड हो जाती है बाय अ बैरियर रिजल्टिंग इन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट नई स्पीसीज जो हमारा बनेगा वो फिजिकल ज्योग्राफिक बैरियर की वजह से वो डिवाइड हो जाता है दो हमारे स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर। सो यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल होंगे हमारे आइसोलेटेड पॉपुलेशन के, दे कैन नॉट इंटरब्रीड बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल आइसोलेशन। और ये फिजिकल आइसोलेशन आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपका किसी एक्सपेंस ऑफ ओशियन की वजह से, हाई माउंटेन हो सकता है,
ग्लेशियर्स हो सकती हैं, डीप रिवर वैलीज हो सकती हैं, वाइड रिवर्स या डेजर्ट की वजह से। यानी कि सिंपली एलोपेटिक स्पेसिएशन में जो भी फिजिकल बैरियर काम करेगा उसकी वजह से कंसिडरेबली एक डिस्टेंस कोज हो जाएगा हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन के जो दो पार्ट हुए हैं उनके बीच में। एज अ रिजल्ट वो एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे और विद द कोर्स ऑफ टाइम एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन मेनली हमें कहाँ देखने को मिलता है? नेचुरल कंडीशन में ही हमने देखा कि एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में मेनली जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं वो बैरियर की तरह काम करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ टमेरियन मंकी आर सेपरेटेड ऑन द साइड ऑफ अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर की वजह से टमेरियन मंकी दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गया, जिससे क्या हुआ कि हमारी स्पीसीज विद द कोर्स ऑफ टाइम अलग अलग स्पीसीज की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई कि उसी ट्रिब्यूटरी के एक साइड में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट हो गए। ठीक है, और इसका एक क्लासिकल एग्जांपल भी है, आप सभी ने पढ़ा है, दैट इज डार्विन के फिंचेस। डार्विन फिंचेस के अंदर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंपली हैबिटेट आइसोलेशन की वजह से नई स्पीसीज बन जाती है, उनका बीक लेंथ चेंज हो जाता है, उनका बॉडी साइज चेंज हो जाता है, सिंपली किसकी वजह से? हैबिटेट आइसोलेशन की वजह से। गैलापागोस आइलैंड के ऊपर हमें मल्टीपल स्पीसीज देखने को मिलती है डार्विन फिंचेस की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, जिसमें पार्सल आइसोलेशन होता है। और इस पार्सल आइसोलेशन को आप इस तरीके से भी अच्छे से समझ पाओगे कि इनिशियल डेज पे हमारे पास एक स्पीसीज थी, उसका पॉपुलेशन साइज लार्ज था, लेकिन वो धीरे धीरे वो आइसोलेट होने लगी। लेकिन उस धीरे धीरे आइसोलेशन के बाद उन्होंने देखा कि उनके कुछ कैरेक्टर्स उनमें मॉडिफाई होके उन्हें एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब भी पैरापैट्रिक स्पेसिएशन होगा तो दोनों स्पीसीज में, एग्जिस्टिंग वन और न्यू फॉर्म स्पीसीज के बीच में हमेशा एक हाइब्रिड जोन होगा। ठीक है, ये हाइब्रिड जोन जिसमें दोनों कैरेक्टर्स वाली हमारी स्पीसीज अवेलेबल होंगी। ठीक है, सो पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में आपने क्या याद रखना है कि यहाँ पे पार्शियल आइसोलेशन होता है, पार्शियल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है। उसी पार्शियल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर हमें हाइब्रिड जोन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं पैरापैट्रिक के एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए, पैरापैट्रिक एग्जाम्पल के लिए आप देखते हो कि हमारे पास दो स्पीसीज है क्रो की, कॉर्वस कॉरिनी और कॉर्वस कॉर्निक्स। ठीक है, तो दे मीट अलोंग अ लाइन इन सेंट्रल यूरोप, अलोंग दैट लाइन दे प्रोड्यूस हाइब्रिड एंड स्पेसिएशन इज इनकम्प्लीट। क्योंकि पैरापैट्रिक के अंदर हमेशा हाइब्रिड बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में स्पेसिएशन भी हमारा कैसा होता है? इनकम्प्लीट टाइप का स्पेसिएशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिम्पैट्रिक टाइप। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपका नेटिव लैंड बिल्कुल सेम रहता है, यानी कि ओरिजिनल पॉपुलेशन और जो नया स्पीसीज बनेगा दोनों ही उसी पर्टिकुलर लैंड में आपके एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, यानी कि अगर हमारा ये ओरिजिनल लैंड है तो यहाँ पर ओरिजिनल पॉपुलेशन और जो हमारा दूसरा पॉपुलेशन है वो इसी एरिया के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर नेटिव प्लेस सेम है, यानी कि कोई भी यहाँ पे ज्योग्राफिक बैरियर कोज नहीं हो रहा, तो ऐसा क्या रीजन है जो इस सेम पॉपुलेशन के अंदर, ओरिजिनल पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन कॉज कर रहा है? तो ये कॉज होते हैं आपका जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ऑल वी नो दैट, चाहे क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो या जेनेटिक लेवल पर कोई और चेंजेस आ गया है, क्रोमोसोमल एब्रेशन आ गई है, तो समटाइम जेनेटिक मेकअप ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाता है, तो उसी कंडीशन में सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कोज होता है। So in this type, reproductive isolation occur within a single population without geographic isolation. So in all likelihood, it can only occur after the establishment of a stable polymorphism. के polymorphism तो होगा, लेकिन वो stable होना चाहिए, क्योंकि stable polymorphism अगर नहीं होगा तो हमारी newly formed species survive नहीं कर पाएंगी dynamic एनवायरमेंटल कंडीशन में। ठीक है, सो इस कंडीशन में जीन फ्लो बिटवीन डॉटर एंड पेरेंटल पॉपुलेशन ड्यूरिंग सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन इज पोस्टुलेटेड टू बी इनहिबिटेड, क्योंकि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से नेटिव प्लेस तो एक है बट उनमें जेनेटिक लेवल पर चेंजेस आ गए हैं, इस वजह से उनमें जीन फ्लो
फुल्ली इनिबिट हो जाता है। और इसी इनिबिशन की वजह से, इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से ही एक नई पॉपुलेशन की फॉर्मेशन होती है विद इन द सेम नेटिव लैंड, उसी नेटिव एरिया के अंदर, उसी रीजन के अंदर जहां पर ओरिजिनल पॉपुलेशन लोकेट थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही थी, उसी के अंदर सिंपली स्टेबल जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से, इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से एक नया फॉर्मेशन, एक नया स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंपैट्रिक स्पेसिएशन। और उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे पैरीपैट्रिक को डिस्कस करें, पैरीपैट्रिक जो कि हमने पहले भी बताया एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है, जिसमें सिंपली क्या होता है कि पैरीपैट्रिक स्पेसिएशन में एलोपैट्रिक स्पेसिएशन ही है, लेकिन एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में सिर्फ हमारा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन काम कर रहा था। और पैरी का मतलब ही होता है पैरीफेरी, यानी कि जो भी नया स्पीसीज बनेगा वो ओरिजिनल पॉपुलेशन की पैरीफेरी पर ही बनेगा। तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तो हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो नया स्पीसीज है वो ओरिजिनल स्पीसीज से अलग तो है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तो है, बट इस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के साथ साथ यहाँ पे कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी काम कर रहे हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे काम कर रहा है, और इसी जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आपका जो पॉपुलेशन है, और देखिए पैरीपैट्रिक स्पेसिएशन होने के लिए दो कंडीशन है। पहला, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के साथ साथ यहाँ पे कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट भी काम करेगा, और हमें ये पता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में काम करता है। तो जब आपको पैरीपैट्रिक स्पेसिएशन देखने को मिलेगा तो पैरीपैट्रिक स्पेसिएशन में जो नया स्पीसीज बनेगा वो हमेशा स्मॉलर इन साइज होगा। रीजन, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा हमारा स्मॉलर पॉपुलेशन में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको पैरीपैट्रिक स्पेसिएशन कब देखने को मिलेगा कि एक स्पेशल टाइप है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का, लेकिन एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में हमारे पास जो पॉपुलेशन था वो लार्जर इन साइज था, और वो स्प्लिट अप होके ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज के पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन बना देता है, जिनके बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर आता है। बट जब पैरीपैट्रिक स्पेसिएशन होगा उस टाइम पे सिंपली एक छोटा ग्रुप, एक स्मॉल पॉपुलेशन आपका आइसोलेट हुआ है, और आइसोलेट भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे लोकेट नहीं है, ये आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन की पैरीफेरी पर ही लोकेट है। और ज्योग्राफिक सेपरेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट दोनों ही फैक्टर इसमें न्यू स्पेसिएशन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज पैरीपैट्रिक स्पेसिएशन। अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो हमने क्या कहा, स्पेसिएशन जो है, टाइप ऑफ स्पेसिएशन में हमने डिस्कस किया कि स्पेसिएशन कैन बी ऑफ थ्री टाइप, मेजरली थ्री टाइप है, जिसमें पैरीपैट्रिक एलोपैट्रिक का ही सब टाइप है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं स्पेसिएशन आपका चार तरीके से हो सकता है, मेनली फोर टाइप का स्पेसिएशन है। सबसे पहला एलोपैट्रिक, एलोपैट्रिक जिसमें हमारा ओरिजिनल पॉपुलेशन से नया स्पीसीज बिल्कुल अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नेटिव एरिया होगा उनका। तो एलो का मतलब डिफरेंट है, पैट्रिक मतलब उनका एरिया। ठीक है, तो डिफरेंट एरिया में जब नई स्पीसीज बनेगी तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। और ऑफ कोर्स यहाँ पे एरिया दोनों का अलग हो रहा है, तो कोई ना कोई बैरियर काम कर रहा है, बैरियर भी कैसा, फिजिकल बैरियर। तो ये फिजिकल बैरियर नेचुरल भी हो सकते हैं, मेजरली नेचुरल बैरियर की वजह से ही एलोपैट्रिक स्पेसिएशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पैरीपैट्रिक के लिए हमने क्या बात किया, एलोपैट्रिक का ही स्पेशल टाइप है, बट इस कंडीशन में एक स्पेशल चीज हमें देखने को मिलती है कि जो पॉपुलेशन हमारा अलग हो रहा है, पहली कंडीशन वो स्मॉलर इन साइज होगा, दूसरा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तो है लेकिन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इतना ज्यादा नहीं है, वो आपकी नई स्पीसीज के आसपास ही रहेगा। यानी कि इस कंडीशन में दो फैक्टर काम करेंगे, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भी है, साथ साथ जेनेटिक ड्रिफ्ट है, और एक तीसरा फैक्टर ये भी है कि एक नया निश बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि पैरीफेरी पर ही तो प्रेजेंट है, और जब पॉपुलेशन हमारा अलग होगा तो एक नए निश को तो ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, है ना। तो पैरीपैट्रिक स्पेसिएशन में हमारा पॉपुलेशन, जो नया पॉपुलेशन बन रहा है, वो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के पैरीफेरी पर प्रेजेंट होगा, और इसमें दो फैक्टर काम करेंगे, पहला ज्योग्राफिकल बैरियर, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज बहुत ही छोटा है। सो विद द कोर्स ऑफ टाइम एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, पैरापैट्रिक के अंदर क्या होता है, पैरापैट्रिक के अंदर पार्शियल आइसोलेशन होता है, कंप्लीटली आइसोलेटेड ग्रुप नहीं होते यहाँ पे। इससे हाइब्रिड जोन की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है कि दोनों पॉपुलेशन के बीच में यहाँ पे हाइब्रिड जोन हमें देखने को मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे इनकम्प्लीट स्पेसिएशन देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकम्प्लीट स्पेसिएशन हमें कब देखने को मिलेगा, तो वो पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है बिटवीन द ओरिजिनल एंड द न्यू स्पीसीज के बीच में। ठीक है,
सिंपेट्री के अंदर सेम पेरेंट एरिया होगा, सेम प्लेस होता है, सेम ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जहां पे हमारा ओरिजिनल स्पीसीज और न्यू स्पीसीज दोनों वहीं पे एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो मेजर रीजन है स्पेसिएशन के लिए, वो क्या काम कर रहा है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, और वो भी कैसा, स्टेबल जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। इस जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से विद द कोर्स ऑफ टाइम नए जो बेटर कैरेक्टर्स है उनका कंजर्वेशन होता चला जाता है और वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते जाते हैं, जिससे विद द कोर्स ऑफ टाइम एक ऐसा टाइम आता है जब आपकी दोनों स्पीसीज एक दूसरे से जेनेटिकली बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं और वो जेनेटिकली इंडिपेंडेंट स्पीसीज बना लेती है, एक नई स्पीसीज बना लेती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिएशन। अब हम कुछ और यहाँ पे रीजन देख लेते हैं कि फैक्टर मेनली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के लिए कौन कौन सा फैक्टर काम करेगा। जैसे हमने कहा कि स्पेसिएशन के लिए मेनली क्या जरूरी है, ओरिजिनल पॉपुलेशन का जो ग्रुप बना है, नया ग्रुप बना है, उससे उस ग्रुप में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आना मेजर कॉज होता है, किसके लिए, स्पेसिएशन के लिए। तो हमें ये समझना होगा कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता कैसे है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के लिए दो रीजन हो सकते हैं, या तो प्री मेटिंग हो जाए, या तो प्री मेटिंग और प्री जायगोटिक मैकेनिज्म है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के लिए। इसका मतलब सिंपली है कि मेटिंग से पहले, जायगोट की फॉर्मेशन से पहले रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अगर हो रहा है, यानी कि ऐसे मैकेनिज्म है जिनकी वजह से मेटिंग ही नहीं हो पा रही है, जायगोट का फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के फैक्टर्स को हम कहेंगे प्री मेटिंग और प्री जायगोटिक मैकेनिज्म। दूसरा हमारे पास क्या है, पोस्ट मैटिंग और जायगोटिक मैकेनिज्म, यानी कि जायगोट की फॉर्मेशन के बाद जिन फैक्टर की वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कॉज हो रहा है वो है पोस्ट मेटिंग और जायगोटिक मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखिए प्री मेटिंग और प्री जायगोटिक मैकेनिज्म में हमारे पास इकोलॉजिकल और हैबिटेट आइसोलेशन। सबसे पहले तो हमें यही देखने को मिलेगा, मान लीजिए मेरा पॉपुलेशन था ए, इस पॉपुलेशन ए से मेरा पॉपुलेशन बी अलग हो गया है ना, तो ये दोनों अगर एलोपैथिक स्पेसिएशन इन दोनों स्पीसीज में हुआ है तो ये जेनेटिकली डिफरेंट तो है ही, बट फर्स्ट इनके अंदर जो डिफरेंस है वो यही है कि दोनों का हैबिटेट भी तो अलग है। क्योंकि एलोपैट्रिक में हमने क्या देखा था, दोनों अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया को ऑक्युपाई किए हुई है, मतलब दोनों का अलग अलग हैबिटेट भी हो गया है। तो सिंपली सबसे पहला जो फैक्टर काम करेगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के लिए वो हैबिटेट आइसोलेशन ही काम करेगा। ठीक है जी। दूसरा है सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन। सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन का सिंपली मतलब ये है कि हमें पता है कि हर एक स्पीसीज का जो प्यूबर्टी टाइम होता है, यानी कि उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एक्टिवेशन फेज होता है वो अलग अलग है। अलग अलग स्पीसीज अलग अलग टाइम पर, अलग अलग सीजन पर वो सेक्सुअली एक्टिव होती है, तो वो भी एक रिप्रोडक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। सेक्सुअल और इथोलॉजिकल आइसोलेशन समटाइम क्या होता है, कुछ सेक्सुअल जो सेकेंडरी हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उस लेवल पर भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कोज हो जाता है, तो वो हमारा मैकेनिकल आइसोलेशन में आएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेवल पर अगर कोई बैरियर काम कर रहा है तो वो सेक्सुअल इथोलॉजिकल आइसोलेशन हो जाएगा, है ना। आइसोलेशन बाय डिफरेंट पॉलिनेटर, प्लांट के केस में ये चीज आपने देखी होगी कि पॉलिनेटर्स की वजह से भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कॉज होता है। और इन द लास्ट गैमेटिक आइसोलेशन के गैमेट्स का डिसिमिलर होना भी एक रिप्रोडक्टिव बैरियर की तरह काम करेगा। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो प्री जायगोटिक लेवल पर काम करते हैं फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। लेकिन इन केस अगर जायगोट का फॉर्मेशन हो गया तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को कैसे मेंटेन किया जाएगा, तो देखिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जायगोट की फॉर्मेशन के बाद 3 तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। पहला, हाइब्रिड इनवाइएबिलिटी, कि जायगोट तो बना है, वो जायगोट कैसा बना है, अगर दो अलग स्पीसीज के बीच में जायगोट बना है, दो अलग स्पीसीज की मेटिंग की वजह से जायगोट बना है, मतलब यहाँ पर हाइब्रिड की फॉर्मेशन हुई है, तो हाइब्रिड इनवाइएबिलिटी। इनवाइएबल का मतलब कि जो हाइब्रिड बना है वो इनवाइएबल हो पाएगा, वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। हाइब्रिड इंडिविजुअल डेवलप बट ईदर डाई, या तो वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा, या फिर वो वाइएबल नहीं हो पाएगा, वो स्टेराइल रह जाएगा। ठीक है, यानी कि वो मेच्योरिटी को अटेन नहीं कर पाएगा या मेच्योरिटी से पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी, और अगर वो मेच्योरिटी गेन भी कर लेता है तो फर्टाइल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जायगोटिक मैकेनिज्म में जायगोट की फॉर्मेशन के बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैसे कैसे मेंटेन होगा। पहला, हाइब्रिड इनवाइएबिलिटी, दूसरा हाइब्रिड स्टेरिलिटी, और तीसरा है हाइब्रिड का ब्रेकडाउन। हाइब्रिड स्टेरिलिटी में जैसे हमने अभी कहा, हाइब्रिड फेल टू प्रोड्यूस फंक्शनल गैमेट, के वो आगे फर्टाइल नहीं हो पाएगा। ठीक है,
हाइब्रिड ब्रेकडाउन का मतलब ऑफस्प्रिंग ऑफ हाइब्रिड आर वीक और इनफर्टाइल, के इन केस अगर आपका हाइब्रिड गैमेट फॉर्मेशन कर भी लेता है तब भी वो आगे वाइबल प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी स्पीसीज के अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मेंटेन होता है, और इसी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से विद द कोर्स ऑफ टाइम हमें नई स्पीसीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। So this is all about speciation. I hope guys आपको समझ में आया होगा. If you like this video, please hit the like button and thank you so much for watching this video.